कर दो स्टार्ट रिकॉर्ड। ठीक ठीक बात। देखो स्टैटिस्टिक्स के लिए पहला पॉइंट था सेंट्रल टेंडेंसी। क्या ये सेंट्रल टेंडेंसी वाला टॉपिक मतलब मीन मीडियन मोड, कैलकुलेशन ऑफ मीन मीडियन मोड क्या सबका हो चुका है? इधर जो नए ज्वाइन हुए उनके लिए भी ये कंप्लीटेड है। जो पहले वाले यहाँ से नासिक रोड वाले ये कंप्लीटेड है। ओके। सेकंड टॉपिक है मेजर ऑफ डिस्पर्शन। मेजर ऑफ डिस्पर्शन। मेजर ऑफ डिस्पर्शन के लिए रेंज, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या ये टॉपिक भी कंप्लीट है आप लोगों का? यहाँ वाले नए ज्वाइन किए जिन्होंने, सबका कंप्लीट है? बहुत अच्छे। थर्ड टॉपिक है चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल, क्या ये कंप्लीट है? नए ज्वाइन हुए आप लोगों का कंप्लीट है? यहाँ वाले कंप्लीट है? बहुत अच्छे। फिर फोर्थ वाला टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा। कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा, ग्रुप 1 ग्रुप 2। फिर ग्रुप 1 के लिए नंबर ऑफ रीडिंग ऑब्जर्वेशन n1, ग्रुप 2 के लिए n2। पहले ग्रुप का मीन x1 बार, दूसरे ग्रुप का मीन x2 बार। पहले ग्रुप के लिए वेरिएंस सिग्मा 1 स्क्वायर, दूसरे ग्रुप के लिए वेरिएंस सिग्मा 2 स्क्वायर। फिर दोनों को अगर कंबाइन कर दिया जाए, क्या ये हो चुका है? फॉर्मूला लिखवाया था। यहाँ वाले कंप्लीट है? तो फिर क्या है बचा है? लास्ट वाला टॉपिक है मिसरीड। मतलब वैल्यू जैसे 13, मैंने कहा 13, आप लोगों ने सुन लिया 30, तो मीन गलत बन जाएगा, वेरिएंस गलत बन जाएगा। तो उसको अगर करेक्ट करना है तो वो मिसरीड वाला रीडिंग माइनस करना पड़ेगा और करेक्ट वाला रीडिंग ऐड करना पड़ेगा। ये भी हो चुका है। तो फिर क्या मतलब थ्योरी तो कंप्लीट है। थ्योरी कंप्लीट है हम लोगों की। ठीक है। फिर एक काम करो, मॉड्यूल के क्वेश्चन लगाना शुरू कर दो। मॉड्यूल के क्वेश्चन लगाते रहो। एक या दो लेक्चर डाउट क्लास लेंगे, ठीक है? पर मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए थोड़ा समय भी तो चाहिए। लास्ट लेक्चर शायद मैंने क्वेश्चन भी करवा दिए थे फिर, ठीक है? तो ठीक है, फिर आप लोगों को होमवर्क रहेगा फिर सबके लिए कि अब स्टैटिस्टिक्स का मॉड्यूल कंप्लीट करना है आपको। अब 2-3 दिन ले लो आराम से, ठीक है? और उसके बाद डाउट क्लास लगेगा, उसमें क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट वीक फिर डाउट क्लास एक कर लेंगे, उसमें कोई मॉड्यूल के क्वेश्चन डाउट है तो निकाल सकते हो आप, जब तक राउंड करके अगले क्वेश्चन बनाते रहना, ठीक है? फिर आज नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, मैथमेटिकल रीजनिंग, ठीक है? लिखो फिर नया चैप्टर। मैथमेटिकल रीजनिंग, या तो मैथमेटिकल लॉजिक भी कहा जा सकता है।
अच्छा, ये चैप्टर भी जैसे स्टैटिस्टिक्स सिर्फ मेंस में पूछा जाएगा क्वेश्चन, एडवांस के लिए स्टैटिस्टिक्स से कोई क्वेश्चन नहीं होगा। उसी तरह से मैथमेटिकल रीजनिंग सिर्फ मेंस में क्वेश्चन होगा, 100% होगा, पर एडवांस में कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। अच्छा, कंसेप्चुअल आप उसको आगे लेके चल सकते हो, पर पर्टिकुलर क्वेश्चन उस टॉपिक से नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये मेंस वाला ही टॉपिक है, ये भी स्टैटिस्टिक्स जैसा सेम, ये भी मेंस वाला ही टॉपिक। ये थोड़ा सा पैरेलल टू लैंग्वेज चलेगा, थोड़ा बहुत शुरू के इनिशियल कंसेप्ट है वो इंग्लिश लैंग्वेज के साथ काफी सारे मिलते जुलते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। राइट डाउन। पहले तो टाइप्स ऑफ सेंटेंस हेडिंग लगा लीजिए, टाइप्स ऑफ सेंटेंस। टाइप्स ऑफ सेंटेंस, ठीक है। पहला इंटरोगेटिव, जिसमें क्वेश्चन मार्क मिल जाएगा, इंटरोगेटिव। दूसरा एक्सक्लामेटरी, और थर्ड वन है इंपरेटिव। थर्ड वन इंपरेटिव। इंपरेटिव मीन जिसमें आपको ऑर्डर मिलेगा या कमांड मिलेगा या तो फिर रिक्वेस्ट, ऐसे सेंटेंस को कहा जाएगा इंपरेटिव सेंटेंस। फिर अगला लिखिए असर्टिव। असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस के लिए दो टाइप लिख लीजिए। पहला वाला रहेगा ओपन सेंटेंस और दूसरा वाला रहेगा स्टेटमेंट। अब इसको समझते हैं, देखो ध्यान से समझो। लता मंगेशकर इज अ गुड सिंगर। लता मंगेशकर इज अ गुड सिंगर, ये एक सेंटेंस है और ये असर्टिव सेंटेंस। अच्छा, लता मंगेशकर इज अ गुड सिंगर, क्या ये ट्रू है? ऑब्वियसली लता मंगेशकर सब लोग जानते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ है, सब लोग मानते भी है, शी इज अ गुड सिंगर। तो ये जो मैंने अभी बोला, ये सेंटेंस, इसका ट्रूथ वैल्यू ये है ट्रू। ठीक है, सचिन तेंदुलकर इज अ गुड सिंगर, पॉसिबल। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट प्लेयर है, सिंगिंग का तो कोई मैटर नहीं। ठीक है, सन रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। सर क्या बोल रहे हो? अरे सेंटेंस है, मैंने बोला सन रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, तो डेफिनेटली इसका ट्रूथ वैल्यू फॉल्स होगा। समझ रहे हो? अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, तो फिर ये बोल सकते हैं कि ये ट्रू है। तो ऐसा सेंटेंस जिसका ट्रूथ वैल्यू हम डिसाइड कर सकते हैं, जज कर सकते हैं, उसे स्टेटमेंट कहा जाएगा। राइट डाउन। अ सेंटेंस
whose truth value can be judged. A sentence whose truth value can be judged. Known as statement. ट्रू ये भी ट्रुथ वैल्यू ही होगी और फॉल्स ये भी ट्रुथ वैल्यू ही कहलाती है। ट्रू ये ट्रुथ वैल्यू है और फॉल्स ये भी ट्रुथ वैल्यू है। तो ट्रुथ वैल्यू दो टाइप, एक ट्रू हो सकता है या तो फिर फॉल्स हो सकता है, तो दोनों में से कोई भी एक हो। पर ट्रुथ वैल्यू हमने जज कर लिया तो फिर वो सेंटेंस स्टेटमेंट कहलाएगा। समझिए। अब आगे लिखो। सम assertive sentences are confusing. We cannot judge their truth values. We cannot judge their truth values. So they are open sentences. They are open sentences. तो assertive तो होना चाहिए पर उसका ट्रूथ वैल्यू आप गेस नहीं कर सकते, तो उसे ओपन सेंटेंस कहा जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, द स्काई इज ब्लू, तो ट्रू है या फॉल्स है बताइए? नहीं बोल सकते। तो कैसे? स्काई इज ब्लू, तो ये तो ट्रू है। अरे भाई दिन के वक्त में ट्रू है ना, रात में बोला जाए तो फॉल्स होगा। तो टाइम वाइज इसका ट्रूथ वैल्यू वैरी करेगा। लिख लो एग्जांपल, ओपन सेंटेंस के एग्जांपल लिख रहे हैं। पहला एग्जांपल, द स्काई इज ब्लू। अगला लिख लो, द ब्लड इज रेड। सर ये तो पक्का ट्रू है। अरे बी स्पेसिफिक, द ह्यूमन ब्लड इज रेड। ह्यूमन ब्लड इज रेड, तो ये ट्रू होगा। बट अगर बस ऐसा ही लिखा है कि द ब्लड इज रेड, तो कोई ऐसा एक जानवर है जिसका ब्लड शायद ग्रीन होगा या ब्लू होगा। खैर हम बायो से तो डील नहीं करते, मुझे पता नहीं, पर है एक्सेप्शनल केस है उसमें। तो द ब्लड इज रेड लिखा है तो फिर उसके बारे में जजमेंट नहीं दे सकते, तो वो ओपन सेंटेंस में चला जाएगा। हाँ, द ह्यूमन ब्लड इज रेड, तो फिर वो ट्रू रहेगा, तो फिर स्टेटमेंट में चला जाएगा। मैथमेटिक्स इज डिफिकल्ट सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स इज डिफिकल्ट सब्जेक्ट, ओपन सेंटेंस। ओपन सेंटेंस क्योंकि उसका ट्रुथ वैल्यू पर्सन वाइज वैरी करेगा। पर्सन वाइज उसका ट्रुथ वैल्यू वैरी करेगा। किसी एक पर्सन को वो डिफिकल्ट लगता है तो वो ट्रू बोल देगा, किसी एक पर्सन को वो डिफिकल्ट नहीं लगता है तो फिर वो फॉल्स बोल देगा। पर्सन वाइज भी वैरी करेगा। अच्छा, टुडे इज फ्राइडे, तो आप कहेंगे सर ट्रू। अरे भाई ये फ्राइडे के दिन बोला जा रहा है इसलिए ट्रू, पर अगर सैटरडे के दिन बोला जाए कि टुडे इज फ्राइडे, तो फिर इसका ट्रूथ वैल्यू फॉल्स हो जाएगा। तो डे वाइज इसका ट्रूथ वैल्यू चेंज होता रहेगा। इसलिए टुडे, टुमारो, यस्टरडे ऐसे कोई वर्ड्स है जो कंफ्यूजिंग वर्ड्स है, क्लैरिटी नहीं मिलती वहां। अच्छा, ही इज अ गुड सिंगर, अब किसके बारे में बोला जा रहा है नहीं पता। ही, जब तक ही कौन है वो हमें नहीं पता, प्रोनाउन के साथ तो नहीं हो सकता, तो फिर ट्रूथ वैल्यू हम जज नहीं कर सकते। हाँ, पर्टिकुलर कोई एक स्पेशल नाउन के साथ बोला जा रहा है तो फिर उसको जज कर सकते हैं। अच्छा, वो भी यूनिवर्सल ट्रूथ होना चाहिए, फिर भी जज तो कर ही लोगे। सेमी, पार्शियली, फॉर एग्जाम्पल द विंडो इज पार्शियली क्लोज। द विंडो इज पार्शियली क्लोज, अब ये ट्रू है या फॉल्स है? पार्शियली ये क्या होता है? थोड़ा बहुत, तो थोड़ा बहुत बंद है, थोड़ा बहुत उसका कोई मेजरमेंट नहीं होता है।
किसी की नजर में थोड़ा मतलब बहुत ज्यादा भी हो सकता है, और किसी की नजर में थोड़ा मतलब एकदम थोड़ा। इसीलिए एक एग्जांपल मैं हमेशा बताता हूँ कि पिताजी और छोटा बच्चा 4-5 साल का दोनों साथ में खाना खा रहे हैं, तो थोड़ी सब्जी परोस दो, मम्मी को बोला गया, तो पिताजी की नकल उतारने के लिए बच्चे भी बोला मुझे भी थोड़ी सब्जी चाहिए, तो थोड़ी मतलब मम्मी अब परोसने आ गई, पिताजी को भी सब्जी परोस रही है, उन्होंने भी बोला है कि थोड़ी दो, और बेटे ने भी बोला है कि थोड़ी दो, लेकिन दोनों की थोड़ी में बहुत ज्यादा अंतर है, डिफरेंस है। समझ पा रहे हो ना? तो पार्शियली, सेमी, ऐसे वर्ड्स अगर मिलेंगे तो वो कंफ्यूजिंग है। तो ओपन सेंटेंस जहां ट्रुथ वैल्यू आप डिसाइड नहीं कर सकते, ऐसा असर्टिव सेंटेंस मिल जाए तो उसको, अच्छा मैथमेटिकली सपोज ऐसे लिखा है x + 5 = 7। अब बताइए ये ट्रू है या फॉल्स है? कैनॉट जज, जब तक x का वैल्यू हमें नहीं पता तब तक ये ट्रू है फॉल्स है बोल नहीं सकते। अच्छा, x² > 0, हाँ सर ये तो ट्रू लग रहा है, स्क्वायर तो हमेशा, अरे नहीं, x अगर रियल नंबर है तो ये ट्रू रहेगा, और अगर x इमेजिनरी नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, नॉन रियल नंबर है, तो उसके लिए फिर स्क्वायर <0 भी तो होता है, तो इसलिए इसका ट्रूथ वैल्यू हम डिसाइड नहीं कर सकते। दोज आर ओपन सेंटेंसेस। अच्छा, ये तीनों जो पहले लिखे थे इनका भी ट्रूथ वैल्यू हम कभी जज कर ही नहीं सकते। इंटरोगेटिव, व्हाट इज योर नेम, अब बताओ ये ट्रू है कि फॉल्स है? कैसा ट्रू कैसा फॉल्स? व्हाट इज योर नेम क्वेश्चन पूछा गया है, तो वो ट्रू फॉल्स जज करना पॉसिबल ही नहीं, तो इनका भी ट्रूथ वैल्यू हम जज नहीं कर सकते। ओह व्हाट अ हॉरिबल एक्सीडेंट इट वाज, तो इसका भी ट्रूथ वैल्यू जज नहीं कर सकते। इंपरेटिव, शट योर माउथ, क्लोज द डोर, ओपन द विंडो, प्लीज गिव मी योर पेन, ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, इसके लिए भी हमें ट्रूथ वैल्यू लिखना पॉसिबल नहीं होगा। देयरफॉर ये तीनों मैथमेटिकल लॉजिक में तो बिल्कुल यूज नहीं करने हैं, मैथमेटिकल रीजनिंग में बिल्कुल यूज नहीं करने हैं, क्योंकि उसका ट्रूथ वैल्यू हम नहीं लिख सकते। अच्छा, स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू हम जानते हैं, एक्चुअली ट्रूथ वैल्यू लिख सकते हो, इसीलिए उसको स्टेटमेंट कहा जाता है, तो ये मैथमेटिकल रीजनिंग में यूज होगा। और खैर थोड़ी देर के लिए ओपन सेंटेंस को साइड में रखते हैं। अच्छा, वो यूज नहीं होता ऐसा नहीं है, उसको भी यूज कर सकते हैं, बस वो क्वांटिफायर के साथ, तो आगे जब टॉपिक आएगा तो मैं वहां क्लैरिटी दे दूंगा। अभी हाल फिलहाल इतना याद रखिए, ये तीनों स्टेटमेंट हो ही नहीं सकते, उनका ट्रूथ वैल्यू हम जज कर ही नहीं सकते, और असर्टिव सेंटेंस जिसका ट्रूथ वैल्यू हम जज कर लेंगे उसको स्टेटमेंट कहा जाएगा। इस टॉपिक में कोई दिक्कत? ओके, ट्रूथ वैल्यू, ट्रूथ वैल्यू ये ट्रू भी हो सकता है, और ट्रूथ वैल्यू वो फॉल्स भी हो सकता है। ट्रूथ वैल्यू ट्रू भी हो सकता है, ट्रूथ वैल्यू फॉल्स भी हो सकता है, ठीक है? अच्छा लिख लो, either true or false but not both, but not both। ट्रू होना चाहिए तो फिर फॉल्स नहीं हो सकता, फॉल्स होना चाहिए तो फिर ट्रू नहीं हो सकता, और दोनों एट ए टाइम ट्रू भी है और फॉल्स भी है, ऐसा तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ, देन एंड देन ओनली इट इज स्टेटमेंट। ट्रूथ वैल्यू अगर ट्रू है, फॉल्स है, नॉट बोथ, तो फिर वो स्टेटमेंट कहलाएगा, और अगर ट्रूथ वैल्यू जज नहीं कर सकते तो फिर स्टेटमेंट नहीं बोल सकते। कोई दिक्कत इसमें? ठीक,
the sun revolves around the earth, ये जो लिखा गया है इसका ट्रूथ वैल्यू आप जज कर सकते हो। सन रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, सर ये तो फॉल्स है, तो ट्रूथ वैल्यू फॉल्स है, मतलब ट्रूथ वैल्यू आपने जज कर लिया। जैसे आपने ट्रूथ वैल्यू जज कर लिया तो तुरंत बोल सकते हो यस दिस इज अ स्टेटमेंट, गिवन assertive sentence is a statement and its truth value is false। अच्छा ये सिंपल स्टेटमेंट है, कैसा है? सिंपल स्टेटमेंट। वन और मोर सिंपल स्टेटमेंट को ज्वाइन करके कंपाउंड स्टेटमेंट भी बनाया जा सकता है। वन और मोर सिंपल स्टेटमेंट को ज्वाइन करके कंपाउंड स्टेटमेंट भी बनाया जा सकता है। जैसे आई लाइक टी, ये पहला सिंपल स्टेटमेंट है। आई लाइक कॉफी, ये दूसरा सिंपल स्टेटमेंट है। अब दोनों को ज्वाइन कर दिया जाए, आई लाइक टी और कॉफी, या तो फिर आई लाइक नाइदर टी नॉर कॉफी। I like neither tea nor coffee। I like neither tea nor coffee, ऐसा भी हो सकता है। तो दो सिंपल स्टेटमेंट को, ये कंस्टिट्यूएंट स्टेटमेंट है, ये कंस्टिट्यूएंट स्टेटमेंट, दोनों को ज्वाइन किया गया है तो ये कंपाउंड स्टेटमेंट बन गया। अब इस अकेले के लिए ट्रूथ वैल्यू हो सकती है, इसके लिए भी तो ट्रूथ वैल्यू हो सकती है, तो पूरे कंपाउंड स्टेटमेंट पैटर्न के लिए भी तो ट्रूथ वैल्यू होगी। पूरे कंपाउंड स्टेटमेंट पैटर्न के लिए भी ट्रूथ वैल्यू होगी। तो वो कंपाउंड स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू कैसे डिसाइड हो, तो तब सोचना पड़ेगा कि उसके कंस्टिट्यूएंट स्टेटमेंट, इंडिविजुअल कंस्टिट्यूएंट स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट दूसरा स्टेटमेंट, क्या वो दोनों फॉल्स है, क्या वो दोनों ट्रू है, या पहला फॉल्स है दूसरा ट्रू है, या दूसरा ट्रू है पहला फॉल्स, व्हाटएवर क्या है वो सब सोचना पड़ेगा। और फिर कंपाउंड स्टेटमेंट के बारे में हम जस्टिफिकेशन दे सकते हैं, उसका ट्रूथ वैल्यू बता सकते हैं। ठीक है, अब हमें वो मेथड पढ़नी है कि कंपाउंड स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू किस तरह से जज किया जाए। तो देखो, उसके लिए पहले समझो लॉजिकल कनेक्टिव। लॉजिकल कनेक्टिव दो सिंपल स्टेटमेंट को ज्वाइन करने के लिए क्या यूज होता है? लॉजिकल कनेक्टिव। तो पहला लॉजिकल कनेक्टिव होगा एंड, पहला लॉजिकल कनेक्टिव होगा एंड। उसके लिए सिंबल ये यूज किया जाएगा। अच्छा, एंड यूज करके जो कंपाउंड स्टेटमेंट पैटर्न बनेगा, एंड यूज करके जो कंपाउंड स्टेटमेंट पैटर्न बनेगा उसे कंजंक्शन कहा जाता है, उसे कंजंक्शन कहा जाता है। अगला लॉजिकल कनेक्टिव है और, उसे इस तरह से सिंबल से डिफाइन किया जाता है। और यूज करके जो कंपाउंड स्टेटमेंट पैटर्न बनेगा उसे डिसजंक्शन कहा जाता है। और लॉजिकल कनेक्टिव यूज करके डिसजंक्शन कंपाउंड स्टेटमेंट पैटर्न बनेगा। अगला लॉजिकल कनेक्टिव है इफ देन। अगला लॉजिकल कनेक्टिव है इफ देन, उसको इस तरह से एरो से डिफाइन किया जाएगा।
इस तरह एरो, इफ देन। और जो कंपाउंड स्टेटमेंट पैटर्न बनेगा उसे कंडीशनल स्टेटमेंट पैटर्न या तो इम्प्लीकेशन भी कहा जाता है। कंडीशनल स्टेटमेंट पैटर्न या तो इम्प्लीकेशन कहा जाएगा। नेक्स्ट वन, if and only if and only if, तो ये रहेगा दोनों तरफ से एरो। इसे कहा जाएगा बाय कंडीशनल या तो डबल एम्प्लाइज या तो डबल इम्प्लीकेशन। बाय कंडीशनल या तो डबल इम्प्लीकेशन। और फिफ्थ वाला एक लिखो जो कि होता है नॉट। फिफ्थ वाला एक लिख लो जो कि होता है नॉट। पर एक्चुअली अब नॉट जो है ना, दो स्टेटमेंट को ज्वाइन करने के काम तो आएगा नहीं। दो स्टेटमेंट को ज्वाइन करने के काम तो नहीं आएगा, पर फिर भी उसे लॉजिकल कनेक्टिव बोल के लिखा गया है। तो फिर उसका काम क्या है? दोनों को ज्वाइन करने का काम तो है नहीं उसका। तो वो किसी एक सिंगल स्टेटमेंट पैटर्न, सिंपल स्टेटमेंट पैटर्न का ट्रुथ वैल्यू इन्वर्ट करने का काम कर देता है। जैसे नॉट इंट्रोड्यूस कर दिया जाए तो जो ट्रू है वो फॉल्स बन जाएगा, नॉट इंट्रोड्यूस कर दिया जाए तो जो फॉल्स है वो ट्रू बन जाएगा। तो सिंपल स्टेटमेंट पैटर्न का ट्रुथ वैल्यू चेंज करने का काम नॉट करता है, वो ज्वाइन करने का काम नहीं करता, फिर भी उसे लॉजिकल कनेक्टिव बोला जाता है। तो ये नॉट भी लॉजिकल कनेक्टिव है। इसका सिंबल ये रहेगा और उसे जो स्टेटमेंट पैटर्न बनेगा जिसमें नॉट लगा हुआ स्टेटमेंट पैटर्न, तो उसे निगेशन कहा जाएगा। नॉट जिसमें यूज किया गया है ऐसा स्टेटमेंट, सिंपल स्टेटमेंट, उसे निगेशन कहा जाएगा। तो ऐसे ये टोटल 5 लॉजिकल कनेक्टिव हमें स्टडी करने हैं। तो पहला देखते हैं फिर। पहला लॉजिकल कनेक्टिव एंड। देखो ध्यान से, मैंगो इज अ फ्रूट and potato is vegetable. Mango is a fruit and potato is vegetable. अब समझने की कोशिश करो। पहला सिंपल स्टेटमेंट है P, पहला सिंपल स्टेटमेंट है P, वो है मैंगो इज अ फ्रूट। दूसरा सिंपल स्टेटमेंट है Q, पोटैटो इज अ वेजिटेबल। ठीक है, और इन दोनों सिंपल स्टेटमेंट को ज्वाइन किया गया है लॉजिकल कनेक्टिव एंड से। तो इनका सिंबॉलिक फॉर्म, ये वर्बल फॉर्म कहलाता है। दिस इज द वर्बल फॉर्म ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट। अब इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है। तो सिंबॉलिक फॉर्म कैसे लिखेंगे? पहला स्टेटमेंट P, दूसरा स्टेटमेंट Q और लॉजिकल कनेक्टिव एंड, उसके लिए सिंबल होता है ये इस तरह।
So this is the symbolic form of this verbal compound statement. अब उसी तरह से लिख सकते हो, मैंगो इज अ फ्रूट और पोटैटो इज अ वेजिटेबल। और रहा तो फिर उसका मतलब यहां अगर और लिखा हुआ है तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऐसे होगा, या तो सोचो जरा, इफ मैंगो इज अ फ्रूट देन पोटैटो इज अ वेजिटेबल। इफ देन लॉजिकल कनेक्टिव यूज किया है तो फिर वहां P implies Q, ऐसा भी लिख सकते हैं। मैंगो इज अ फ्रूट इफ एंड ओनली इफ पोटैटो इज अ वेजिटेबल, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो फिर ये होगा डबल इम्प्लाइज। इफ एंड ओनली इफ अगर मिल जाएगा तो ये डबल, तो ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, आसान है। अब इनका ट्रूथ वैल्यू हमें जानना है, इनका ट्रूथ वैल्यू हमें जानना है। देखो सबसे पहले नंबर ऑफ स्टेटमेंट कितने हैं वो देख लो। सपोज अगर वो है n, तो नंबर ऑफ लॉजिकल कंडीशन वो बनेंगे 2n। सर ऐसा क्यों? अरे ट्रू या फॉल्स कंडीशन की दो ही तो है, तो एक स्टेटमेंट के लिए दो कंडीशन 2:1, दो स्टेटमेंट के लिए 2:2, दैट इज 4 कंडीशन आ गए। 3 स्टेटमेंट के लिए 2:3, तो 8 कंडीशन आ गए। अच्छा वो कंडीशंस लिखेंगे कैसे? तो देखो अगर दो स्टेटमेंट है तो फिर 2:2 देयर आर 4 कंडीशन, तो वो 4 कंडीशन लिखते कैसे हैं? 4 के लिए हाफ कर दो, डबल ट्रू, डबल फॉल्स, और फिर यहाँ 2, उसके लिए फिर से हाफ कर दो, एक सिंगल ट्रू, एक सिंगल फॉल्स, एक सिंगल ट्रू, एक सिंगल फॉल्स। तो 4 कंडीशन कौन से है? ये 4 कंडीशन है। ये पहला कंडीशन है, दोनों के दोनों ट्रू हो सकते हैं। ये दूसरा कंडीशन है, पहला स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। ये तीसरा कंडीशन है, पहला स्टेटमेंट फॉल्स होगा, दूसरा स्टेटमेंट ट्रू होगा। और ये फोर्थ वाला कंडीशन है, पहला स्टेटमेंट फॉल्स होगा और दूसरा भी स्टेटमेंट फॉल्स होगा। तो ऐसी ये 4 लॉजिकल कंडीशन बनती है। नंबर ऑफ स्टेटमेंट कितने हैं? 2। लॉजिकल कंडीशन कितनी बनेगी? 2:2, दैट इज 4 कंडीशन। अब वो 4 कंडीशन लिखेंगे कैसे? तो कंडीशन कितनी है? 4, उसको डिवाइड बाय 2 कर दो। डिवाइड बाय 2 करेंगे तो क्या आंसर मिलेगा? 4 के लिए डिवाइड बाय 2 करोगे तो क्या मिलेगा आंसर? 2। तो इसलिए यह डबल ट्रू डबल फॉल्स लिख लिया, हो गया काम। अब फिर से 2 को हाफ करना है, फिर से 2 से डिवाइड करना है, तो 2 डिवाइड बाय 2 1। तो यहाँ एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स, इस तरह। ठीक है, और डिटेल समझ में आ जाएगा। देखो अगर नंबर ऑफ स्टेटमेंट है 3, जैसे P Q R, नंबर ऑफ स्टेटमेंट है 3, तो फिर लॉजिकल कंडीशन कितनी बनेंगी? 2:3, दैट इज 8 कंडीशन आर देयर। तो वो लिखनी है, अभी 8 कंडीशन हमें लिखनी है। तो कैसे लिखेंगे? 8 के लिए हाफ कर दो, 8 के लिए हाफ कर दो, क्या बनेगा? 4। तो ये 4 टाइम्स ट्रू लिखा जाएगा और 4 टाइम्स फॉल्स लिखा जाएगा। अब हो गया काम। अब 4 था ये, उसको फिर से हाफ कर दो, तो 2, तो 2 टाइम्स ट्रू, 2 टाइम्स फॉल्स, फिर से 2 टाइम्स ट्रू और 2 टाइम्स फॉल्स। अब फिर से उसको हाफ कर दो, एक सिंगल ट्रू, एक सिंगल फॉल्स, एक सिंगल ट्रू, एक सिंगल फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। इस तरीके से अगर कंडीशन लिखे तो एक भी कंडीशन रिपीट नहीं होती और एक भी कंडीशन मिस होने के चांसेस नहीं होते। तो पहला कंडीशन कौन सा होगा? ऑल ट्रू। दूसरा कंडीशन कौन सा होगा? पहले दोनों ट्रू और लास्ट वाला फॉल्स। अगला कंडीशन क्या होगा? पहला ट्रू, दूसरा फॉल्स, तीसरा ट्रू।
ऐसे ये टोटल 8 कंडीशन बनेंगी। अच्छा, नंबर ऑफ स्टेटमेंट अगर 4 है तो 2/4 16 कंडीशन आर देयर, तो उनको लिखेंगे कैसे? पी क्यू आर एस। अब 16 है कंडीशन, तो 8 टाइम्स ट्रू, 8 टाइम्स फॉल्स, फिर आगे 4 टाइम्स ट्रू, 4 टाइम फॉल्स, 4 टाइम ट्रू, 4 टाइम फॉल्स, फिर आगे 2 2 और फिर लास्ट में 1 1, इस तरह से सो ऑन। हो गया लिख के? अब कंपाउंड स्टेटमेंट वैल्यू, कंपाउंड स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू लिखना है। उसके लिए कुछ लॉज है वो देखते हैं। पहला लिखो लॉ ऑफ कंजंक्शन, राइट डाउन फर्स्ट वन। लॉ ऑफ कंजंक्शन, या तो सिंपल उसको एंड लॉ बोल दो। लॉ क्या बोलता है वो लिख लो। ऑल ट्रू देन ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। अब हमें पता है कंजंक्शन है, कंजंक्शन है मतलब कंपाउंड स्टेटमेंट पैटर्न है, तो दो या दो से ज्यादा जुड़े हुए हैं, दो सिंपल स्टेटमेंट या 3 सिंपल स्टेटमेंट या 4 सिंपल स्टेटमेंट वो ज्वाइन कर रखे हैं, लॉजिकल कनेक्टिव एंड यूज किया गया है, तो 2 3 4 5 सिंपल स्टेटमेंट है वहां पे, तो सारे के सारे ऑल स्टेटमेंट आर ट्रू, देन एंड देन ओनली कंपाउंड स्टेटमेंट पैटर्न इज ट्रू, अदरवाइज बाकी किसी भी कंडीशन में कंपाउंड स्टेटमेंट पैटर्न इज फॉल्स। तो अब इसको लिखेंगे कैसे? देखो जरा, ये P ये Q, दोनों को ज्वाइन कर दिया गया, P एंड Q, दो ही है, दो ही स्टेटमेंट है, तो पहला इस तरह से दो है तो कंडीशन कितने बनेंगे? 4। नंबर ऑफ स्टेटमेंट 2, नंबर ऑफ कंडीशन 2/2 4। तो इस तरह से लिख लीजिए सारे कंडीशन। अब एंड लॉ, अभी अभी जो लिखा हमने, ऑल ट्रू देन ट्रू अदरवाइज फॉल्स, तो चेक कर लो क्या ये ऑल ट्रू दे रहा है? पहला कंडीशन, ये पहला कंडीशन ऑल ट्रू दे रहा है, तो फिर देन ट्रू, ऑल ट्रू देन ट्रू। अच्छा, दूसरा कंडीशन, क्या ऑल ट्रू दे रहा है? नहीं दे रहा है, तो ऑल ट्रू देन ओनली ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, तो ये फॉल्स हो जाएगा। ऑल ट्रू देन ट्रू अदरवाइज फॉल्स, ऑल ट्रू देन ट्रू अदरवाइज फॉल्स। So this is the truth table, table which show truth value, तो वो ट्रूथ टेबल, ये एंड लॉ के लिए ट्रूथ टेबल है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? राइट डाउन सेकंड वन।
सेकंड वन लिखेंगे, वहां लिख लो लॉ ऑफ डिसजंक्शन, लॉ ऑफ डिसजंक्शन, लॉ ऑफ डिसजंक्शन, या तो और लॉ भी बोल सकते हो आप, जैसे यहां एंड लॉ लिखा था वहां और लॉ आ जाएगा। अब लिख लो इसमें ऑल फॉल्स देन फॉल्स, otherwise true, all false then false otherwise true। और क्यों, P और Q अकॉर्डिंग टू रूल ऑल फॉल्स देन फॉल्स, तो क्या ये ऑल फॉल्स दिख रहा है? इफ ऑल फॉल्स देन ओनली फॉल्स, अदरवाइज बाकी किसी भी कंडीशन में वो ट्रू रहेगा। तो क्या ऑल फॉल्स नजर आ रहा है? नहीं, तो फिर ट्रू। ऑल फॉल्स नहीं है तो ट्रू, ऑल फॉल्स नहीं है तो फिर ट्रू, ऑल फॉल्स है मिल चुका है, देखो ऑल फॉल्स, ऑल फॉल्स देन ओनली फॉल्स। ठीक है, कोई दिक्कत? राइट डाउन थर्ड वन। लॉ ऑफ इम्प्लीकेशन, ये तो इफ देन लॉ, सिंपल ऐसा लिख लो, एरो गोज फ्रॉम T to F, arrow goes from T to F, then only false, otherwise true। आपको एरो नजर आएगा ट्रू से स्टार्ट होने वाला और फॉल्स पे खत्म होने वाला, T to F, ट्रू टू फॉल्स, ऐसा एरो ट्रेवल करेगा तो उसका आंसर फॉल्स लिखेंगे, अदरवाइज बाकी किसी भी कंडीशन में वो ट्रू रहेगा। अब इसको ट्रुथ टेबल के फॉर्म में लिखेंगे, P Q
P implies Q, P के लिए डबल ट्रू डबल फॉल्स, Q के लिए एक सिंगल ट्रू एक सिंगल फॉल्स, एक सिंगल ट्रू एक सिंगल फॉल्स, इस तरह से। एरो, अब एरो P से स्टार्ट हो रहा है, Q की तरफ जा रहा है, तो इधर ऐसा एरो दिखेगा, ऐसा एरो दिखेगा। एरो गोज फ्रॉम T to F, देन ओनली फॉल्स। तो क्या यहाँ T to F मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, तो फिर ये ट्रू हो जाएगा। एरो गोज फ्रॉम T to F, अच्छा मिल रहा है, T to F मिल रहा है, देखो, तो इसका आंसर होगा फॉल्स। एरो गोज फ्रॉम T to F नहीं है, तो फिर ये ट्रू। T to F नहीं है, तो फिर ट्रू। T to F मिल जाए तो ही फॉल्स, अदरवाइज किसी भी कंडीशन में ट्रू रहेगा। तीन एंड के लिए हो सकते हैं, और के लिए हो सकते हैं। इफ देन के लिए तीन तो हो ही नहीं सकते। इफ देन एरो कहीं तो स्टार्ट होना चाहिए, कहीं तो खत्म होना चाहिए, तीन तो हो ही नहीं सकते, दो ही रहेंगे। एंड के लिए हो सकता है, और के लिए हो सकता है, इसलिए मैंने ऑल वहां ऑल लिखवाया था। यहाँ वैसा कोई मैटर है नहीं, एरो रहेगा। एरो अगर लिखना है तो कहीं ना कहीं उसे स्टार्ट करना होगा, कहीं ना कहीं उसको खत्म करना होगा। तो जहां स्टार्ट करेंगे वो वैल्यू सोचो, जहां खत्म करेंगे वो वैल्यू सोचो, तो हमेशा दो ही रहेंगी। तो एरो स्टार्ट का हो रहा है, एरो खत्म का हो रहा है, बस उतना ही देखना है। और क्वेश्चन और करेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। लॉ ऑफ डबल इम्प्लीकेशन, लॉ ऑफ डबल इम्प्लीकेशन। यहां लिख लो, बोथ सेम देन ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। बोथ सेम देन ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो इसको टैबलेट करते हैं। डबल ट्रू डबल फॉल्स, सिंगल ट्रू फॉल्स, अब डबल एम्प्लाइज बोथ सेम देन ट्रू। देखो बोथ सेम देन ट्रू, क्या यहाँ बोथ सेम है? नहीं, तो फिर ये फॉल्स होगा। क्या ये बोथ सेम है? नहीं, तो फिर ये फॉल्स होगा। क्या ये बोथ सेम है? हाँ जी बोथ सेम है, तो फिर ये ट्रू होगा। अरे सर ये तो दोनों फॉल्स है। ठीक है भाई, बोथ सेम तो है, रूल क्या बोलता है? बोथ सेम देन ओनली ट्रू। तो बोथ सेम तो है, तो ट्रू ही आंसर आएगा, भले ही वो दोनों फॉल्स क्यों ना हो। तो ये नोट करने लायक चीज है। इफ एंड ओनली से ज्वाइन किए हुए दो सिंपल स्टेटमेंट भले ही दोनों फॉल्स हो, पर फिर भी कंपाउंड स्टेटमेंट का वैल्यू ट्रू बन जाएगा। और निगेशन के लिए लिख लो,
invert the truth value. Invert the truth value. Invert the truth value मतलब ट्रू लिखा है तो निगेशन में वो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स लिखा है तो निगेशन में वो ट्रू हो जाएगा। जैसे यही लगा देता हूं, देखो नेगेशन पी लिखना है, नेगेशन पी लिखना है तो पी के वैल्यूज देख लो, जहां ट्रू लगा है वो उसको फॉल्स बना देंगे, जहां फॉल्स लगा हुआ है वहां ट्रू बना देंगे। तो ये डबल फॉल्स और डबल ट्रू ऐसे हो जाएगा। अब क्यू का निगेशन करना है, अगर क्यू का निगेशन करना है तो क्यू की वैल्यू ऑब्जर्व कर लो, जो क्यू की वैल्यूज है वो देख लो, जहां ट्रू लगा है उसको फॉल्स बनाएंगे, जहां फॉल्स लगा हुआ है वहां ट्रू बना देंगे। तो पहला वाला ट्रू है वो फॉल्स बन जाएगा, दूसरा वाला फॉल्स है वो ट्रू बनेगा, फिर से फॉल्स एंड देन लास्ट वन इज ट्रू, ऐसे होगा। तो निगेशन कुछ नहीं, इन्वर्ट द ट्रूथ वैल्यू, ट्रूथ वैल्यू को इन्वर्ट करना होता है। हो गया लिख के? तो जितने भी लॉज लिखे हैं उनको एक ही ट्रूथ टेबल में समराइज कर देते हैं। पी क्यू, पी एंड क्यू, पी और क्यू, पी एम्प्लाइज क्यू, पी डबल एम्प्लाइज क्यू, ठीक है। डबल ट्रू, डबल फॉल्स, एक सिंगल ट्रू, एक सिंगल फॉल्स, फिर से एक सिंगल ट्रू, एक सिंगल फॉल्स, P and Q, and law conjunction, law of conjunction, all true then true otherwise false, so all true then true otherwise false, or all false then false otherwise true, all false then false otherwise true. Arrow goes from T to F then false otherwise true, both same then true otherwise false. इसमें कोई दिक्कत? हो गया लिख के? एंड के लिए और भी पैरेलल मीनिंग वाले वर्ड्स है, एंड हो सकता है, बट हो सकता है, in spite of, although, even though, ये सारे एंड के लिए पैरेलल चलेंगे।
and, but, in spite of, although, even though, still. STI double still. तो अगर ये भी नजर आते हैं तो उसको एंड समझ के सिंबॉलिक फॉर्म लिखते वक्त पी एंड क्यू ही लिखना है, ठीक है। अगला लिखो, टाइप ऑफ और, टाइप ऑफ और। पहला लिखो इंक्लूसिव और, इंक्लूसिव और। एग्जाम्पल लिखते हैं, कैंडिडेट मस्ट बी फ्लुएंट इन इंग्लिश और मराठी। तो यहाँ और यूज किया गया है, देखो, कैंडिडेट मस्ट बी कैंडिडेट मस्ट बी फ्लुएंट इन इंग्लिश और मराठी। कई इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है, सपोज लैंग्वेज स्पोकन इंग्लिश होना चाहिए, मराठी होना चाहिए। अब अगर इंग्लिश फ्लुएंट है तो ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। अच्छा, इंग्लिश नहीं है तो फिर मराठी तो फ्लुएंट होना चाहिए, है ना। और किसी एक को दोनों ही फ्लुएंटली आते हैं तो फिर क्या उसको भगा देंगे? इन शॉर्ट, यहां जो लिखा गया और है, इसमें आइदर इंग्लिश और मराठी और बोथ, तो ये बोथ वाला कंडीशन इंक्लूड किया गया है, बोथ वाला कंडीशन एक्सेप्ट किया गया है। दोनों एक साथ है तो ठीक है, कोई बात नहीं, एक्सेप्ट। तो ये इंक्लूसिव और कहा जाएगा, इस टाइप का और इंक्लूसिव और कहा जाएगा। सेकंड वाला लिखिए, एक्सक्लूसिव और, एक्सक्लूसिव और। आई विल गो टू मुंबई और चेन्नई, आई विल गो टू मुंबई और चेन्नई। मैं कल जाने वाला हूं मुंबई और चेन्नई। तो आइदर मुंबई, अगर मुंबई गया तो ठीक, फिर चेन्नई जा ही नहीं सकता। अगर मुंबई नहीं जाता हूं तो फिर चेन्नई चला जाऊंगा, तो फिर मुंबई जा नहीं सकता।
और बोथ, ऐसा हो सकता है क्या? मुंबई भी जाऊंगा और चेन्नई भी जाऊंगा, बोथ हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। एक्सेप्ट करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। आइदर मुंबई और चेन्नई बट नॉट बोथ। पहले वाले में क्या था? आइदर इंग्लिश और मराठी और बोथ, दोनों एक्सेप्ट हो रहे थे। तो यहां क्या होगा? आइदर मुंबई और चेन्नई बट नॉट बोथ। तो ये बोथ वाला कंडीशन आप यहां एक्सक्लूड कर दिया गया है, हटा दिया गया है। तो इसलिए ऐसे और को कहा जाएगा, ये भी तो और ही है, ऐसे और को कहा जाएगा एक्सक्लूसिव और। तो एक बात हमेशा याद रखना, ये रीजनिंग में जो और यूज होगा वो एक्सक्लूसिव टाइप का होगा। अगर कहीं आपको इंक्लूसिव टाइप का और मिल जाए तो फिर वो स्टेटमेंट नहीं है, उसका ट्रूथ वैल्यू हम जज नहीं कर सकते। तो वो तो ओपन सेंटेंस में हो जाएगा। तो बी केयरफुल, पहले ही मैंने बता दिया था, सिर्फ मेंस का टॉपिक है और कई लोग इसको बहुत आसान समझते हैं, प्रैक्टिस भी नहीं करते, और यहीं पे गूगली के चांस होते हैं, यही गूगली खेलने मिल जाएगी। तो संभालना, और दिख जाए तो तुरंत बच्चा पढ़ लेता है। तो ये पी रहेगा, कैंडिडेट मस्ट बी फ्लुएंट इन इंग्लिश, ये पी रहेगा। फिर कैंडिडेट मस्ट बी फ्लुएंट इन मराठी, ये क्यों रहेगा। अच्छा, और बीच में और लगा हुआ है तो ये हो गया सिंबॉलिक फॉर्म। तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म भी लिख देता है और फिर ट्रूथ वैल्यू भी निकाल के रख देता है, और वो गलत होगा। इसका ट्रूथ वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ये और जो है ये इंक्लूसिव और है। इंक्लूसिव और मैथमेटिकल रीजनिंग में एक्सेप्ट होता ही नहीं। जो हमने और स्टडी किया वो और एक्सक्लूसिव और था, देखो पहले ही लिख दिया था, आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ। तो कोई ट्रूथ वैल्यू ट्रू हो सकती है, फॉल्स हो सकती है, दोनों एट ए टाइम कैसे हो सकती है? तो इसलिए ये इंक्लूसिव वाला जो है ना, इसको अवॉइड करो, ये नहीं हो सकता, इसको लॉजिक में जगह नहीं है, रीजनिंग में जगह नहीं है, इसको एक्सक्लूसिव वाला ही आगे बढ़ेगा। तो संभल के, कोई सेंटेंस या स्टेटमेंट अगर दे रखा है तो उसको आराम से पहले तसल्ली से पढ़ो, उसका मीनिंग समझो क्या है और कौन सा लॉजिकल कनेक्टिव यूज किया गया है। ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, अब सिंबॉलिक फॉर्म लिख के बताओ। इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है। तो सिंबॉलिक फॉर्म लिखने के लिए पी क्यू डिसाइड करना होता है। पी क्यू
हाँ गए, कुछ नहीं, वो एक कॉल आ गया था इसलिए डिस्कनेक्ट नहीं हुए भाई। चलो अच्छा, लिख लिया, इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिख लिया। तो कंस्टिट्यूएंट पी क्यू क्या होगा बताइए, पी क्या अज्यूम किया आपने? सीता इज सिस्टर, गीता इज सिस्टर, क्या ग्रामेटिकली ये करेक्ट है? नहीं, देखो ये कंपाउंड स्टेटमेंट पैटर्न है ही नहीं, ये सिंपल स्टेटमेंट है, बस ये डायरेक्टली पी हो जाएगा। तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म है पी, बस इतना ही लिखना है पी। तो कैसे, एंड तो दिख रहा है, अरे पर ये एंड जो है ना, ये दो नाउन के बीच में लगा हुआ है, दो नाउन के बीच में लगा हुआ है। तो ये लॉजिकल कनेक्टिव दो स्टेटमेंट को ज्वाइन कर ही नहीं रहा, दो स्टेटमेंट को ज्वाइन करेगा तो वो लॉजिकल कनेक्टिव होगा, तो ये कंपाउंड स्टेटमेंट होगा। और इसे पहचानने का सबसे आसान तरीका, अलग अलग करके लिख लो, पहला स्टेटमेंट क्या है, दूसरा स्टेटमेंट क्या है, दोनों अलग अलग कर सकते हो तो फिर वो कंपाउंड है। अलग अलग हो ही नहीं पा रहा है तो वो कंपाउंड नहीं है। अच्छा, अपनी जेब से कुछ नहीं डाल सकते, जो है उसी को सेपरेट करो। तो यही से सीता इज सिस्टर, गीता इज सिस्टर, ऐसे तो हो नहीं सकता। तो इसलिए ये अकेला एक ही है, ये कंपाउंड स्टेटमेंट नहीं है, ये सिंपल स्टेटमेंट। अगला एक और लिखो तो, आई नाइदर लाइक टी नॉर कॉफी। आई नाइदर लाइक टी नॉर कॉफी। अब यहां मैं पी एज्यूम कर लेता हूं, आई लाइक टी। अरे सर यहां तो नाइदर लिखा है। हाँ जी, पर मैंने बताया था पी और क्यू एज्यूम करते वक्त कनेक्टिव्स को नहीं लिया जाता, कनेक्टिव्स के बदले हमें सिंबल यूज करने हैं। तो यहाँ नाइदर मतलब नॉट, नॉट ये तो कनेक्टिव है, तो उसके लिए सिंबल दिया गया है, वो सिंबल इंट्रोड्यूस करेंगे, उसको छोड़ के पी एज्यूम कर लेना है। उसी तरह से नॉर लाइक कॉफी, तो क्यों होगा आई लाइक कॉफी। अब गिवन के लिए लिखेंगे नाइदर लाइक टी मतलब नॉट टी, नॉर कॉफी मतलब नॉट कॉफी। अब बीच में क्या लगेगा, और या एंड, तो दिखता तो और है पर वो गलती है। थोड़ा मीनिंग इसका समझने की कोशिश करो। हाँ, मुझे चाय पसंद नहीं है और कॉफी भी पसंद नहीं है। अच्छा, और मतलब हिंदी वाला और, चाय पसंद नहीं है और कॉफी भी पसंद नहीं है, तो हिंदी वाला और मतलब एक्चुअली वो एंड होता है, तो यहाँ सिंबॉलिक फॉर्म में एंड आ जाएगा। तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म इस तरह से, तो कई जगह आपको गूगली मिल जाएगी, है तो बहुत आसान पर फिर भी बी अलर्ट। हो गया लिख के, अगला लिख लो, P implies Q। इसमें P is known as, जहां एरो स्टार्ट हो रहा है, is known as antecedent
P is known as antecedent or hypothesis. Q is known as consequent. Q is known as consequent or conclusion. इसके अलग अलग वर्बल फॉर्म भी लिख लेते हैं. P implies Q. तो पहला लिखिए, if P then Q, जैसा कि हम जानते हैं. दूसरा लिख लो, P is sufficient for Q. कभी कभार if then दिखेगा भी नहीं, ऐसा फ्रेज मिलेगा आपको. I like tea is sufficient for I like coffee. तो तब कंफ्यूजन होगा, अरे यार यहाँ कौन सा लॉजिकल कनेक्टिव है. तो इज सफिशिएंट फॉर, ये जो फ्रेज है वो इफ देन के बदले ही यूज होता है. तो ये भी कंडीशनल स्टेटमेंट इसमें ही बदल जाएगा. तो जो पहले लिखा है इज सफिशिएंट फॉर से पहले लिखा है वो पी कहलाएगा, बाद में लिखा है वो क्यू कहलाएगा. पी इंप्लाइज क्यू. पी ओनली इफ क्यू. ये वाले स्ट्रक्चर पे इस बार के मेंस में क्वेश्चन बना था. ये वाले स्ट्रक्चर इस बार के मेंस में क्वेश्चन बना है. अच्छा, ये चार तो सीधे है, दो और है टेढ़े मेढ़े. यहां लिखो Q इज नेसेसरी फॉर P. Q इज नेसेसरी फॉर P. इज नेसेसरी फॉर ऐसा फ्रेज अगर मिल जाए तो पहले वाले को Q बोलना होगा, बाद वाले को P बोलना होगा. ये उल्टा है, पहले वाले को Q कहेंगे, बाद वाले को P कहेंगे और सिंबॉलिक फॉर्म P इंप्लाइज Q लिखेंगे. अगर इसमें पहले वाले को P बोल दिया, बाद वाले को Q बोल दिया, तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म Q इंप्लाइज P हो जाएगा. ठीक से याद रखना है. और लास्ट वाला, एक मिनट. हाँ बस, अगला वाला लिखो, Q follows from P. Q follows from P. तो ये दोनों उल्टे हैं. पहले वाले को P नहीं बोलना है, इस वाले में पहले वाले को P कहेंगे, इस वाले में पहले वाले को Q कहेंगे. तो फ्रेज याद रखो.
अगला हेडिंग, negation of simple statement. देखो पहला एग्जांपल, all students are brave. निगेशन बताओ। तो निगेशन लिखने के लिए all replaced by some, all replaced by some, और आगे जो बचा हुआ है उसमें नॉट इंट्रोड्यूस करना है। नॉट नहीं है इसलिए नॉट इंट्रोड्यूस करना है। अगर पहले से नॉट प्रेजेंट रहेगा तो उस नॉट को हटा दीजिए। अगर नहीं है तो इंट्रोड्यूस करना है तो हटा दीजिए। सम स्टूडेंट आर नॉट ब्रेव। या तो सिंपल सी कहानी, इट इज नॉट ट्रू दैट, it is not true that all students are brave। हो गया। इट इज नॉट ट्रू दैट ये फ्रेज यूज कर लो, या तो फिर इट इज फॉल्स दैट, all students are brave। तो लिखने के तरीके अलग अलग, बाकी और क्या। ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। जानबूझ के रोकना पड़ेगा क्योंकि आधे में फिर अगला टॉपिक बड़ा है, फिर लंबा खींचेगा। तो ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू करेंगे हम। ऑनलाइन वालों कोई डाउट भाई? ठीक है ठीक है।